तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। यह पेपर जेंडर स्टडी या जेंडर इक्वलिटी को लेकर है, ठीक है, जो कि एमडीसी पेपर में रखा गया है और यह झारखंड के या ऑल ओवर इंडिया के सभी यूनिवर्सिटीज़ में काम देगा। चाहे आप एसकेएमयू में हो, चाहे आप रांची यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप एनपीयू में हो, चाहे आप पलामू में हो, मतलब कोल्हान यूनिवर्सिटी हो, चाईबासा या फिर बीबीएम के हो, विनोबा भावे, वॉटएवर कुछ भी हो आपका। अगर आपका ये टॉपिक है एमडीसी जेंडर इक्वलिटी हुई तो ये आपके पेपर का काम देगा, ठीक है। हालांकि अभी एग्ज़ाम चल रहा है, जिनका भी वो सब देख रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में ही मैं याद आता हूँ, बाकी टाइम में मैं याद नहीं आता आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एमडीसी पेपर। और सेपरेटली मैंने एसकेएमयू का अलग से वीडियो बनाया है, मैंने रांची यूनिवर्सिटी का अलग से वीडियो बना दूंगा, रांची और एनपीयू का सेम अलग से बना दूंगा। बाकी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी का जो जो उनका मैं क्लास लेता हूँ उनका लूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहा है एसकेएमयू का, ठीक है, तो वो ज़्यादा ध्यान से देखिएगा और एनपीयू वाले भी, रांची यूनिवर्सिटी वाले भी। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन पेपर 2025 का है, 24 यहाँ पे लिखा गया है, ये 2000 इसका पेपर है 25 का, ठीक है। और यहाँ पे 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन सबसे पहले पूछे गए थे। इसका मैं डायरेक्टली आंसर अभी दिखाऊंगा नीचे में। क्वेश्चन इससे ये पता चलता है कि क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आ रहे हैं और आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए सब एक एक करके क्वेश्चन का आंसर के साथ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है ग्रुप ए का। संविधान में कौन से अनुच्छेद से स्त्री और पुरुष दोनों को समानता दर्जा मिला है? तो आर्टिकल 14। और अनुच्छेद 14 एक प्रकार का मौलिक अधिकार हमें प्रदान करता है, समानता का अधिकार, ठीक है। आपको मालूम है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक संविधान में मौलिक अधिकारों की बात की गई है, ठीक। अगला जाता है जेंडर, ठीक है। जेंडर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जेंडर एक सामाजिक निर्माण है, सही से सोशल कॉन्टेक्ट है या कंस्ट्रक्ट है, मतलब समाज के द्वारा बनाया गया। देखिए, एस सी एक्स मतलब सेक्स जो है आपका क्या है, एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, जैसे पुरुष और स्त्री, ठीक है, मतलब लड़का या लड़की या महिला और पुरुष, उसमें बायोलॉजिकली जो अंतर होते हैं, जैसे हम लोग में बॉडी शेप अलग रहता है, लड़कियों का बॉडी शेप अलग रहता है, तो ये जो बायोलॉजिकल अंतर है इसको बोलते हैं हम लोग एस सी एक्स। लेकिन जो जेंडर वर्ड है ये समाज के द्वारा बनाया गया है। जेंडर माने जो समाज के द्वारा भेदभाव किया जाता है, जैसे महिलाएं घर का काम करेंगी, ठीक है, पुरुष बाहर का काम करेंगे, महिलाएं रोती हैं, पुरुष को रोना शोभा नहीं देता है, बहुत सारे मंदिर महिलाओं को प्रतिबंध रहता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है समाज के द्वारा, इसी को बोलते हैं जेंडर, ठीक है। तो जेंडर एक सामाजिक निर्माण है, समाज के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, एक लिंग के प्रति दूसरे लिंग को प्राथमिकता देना या पूर्वाग्रह करना क्या कहलाता है? तो उसको मिलता है लिंग पक्षपात। जैसे खास तौर पे आप देखिएगा कॉल सेंटर में गर्ल्स को रखा जाता है जबकि पुरुषों को नहीं रखा जाता है तो यहाँ पे बॉयज़ के साथ पक्षपात होता है, ठीक है। सेम उसी टाइप से कुछ चीज़ों में बॉयज़ को ज़्यादा वरीयता दिया जाता है, जैसे अगर कोई ज़मीन वगैरह का मामला हो तो देखिएगा कि बोला जाता है कि घर के पुरुषों को बुलाइए, महिलाएं इसमें या कोई बड़ा मुद्दा होगा तो बोलते हैं कि घर की औरतों से हम बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आपके घर के मर्दों से बात करेंगे। तो ये क्या है, पक्षपात का है। नेक्स्ट, पुरुष और महिलाओं के प्रति समान व्यवहार रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एक वर्ड, ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, पुस्तक का नाम है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, ठीक है, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मेरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट, ठीक है। ये मेरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट क्या है, किससे संबंधित है? तो ये मेरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट जो है, हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब मैं एमए कर रहा था तो इनके बारे में पढ़े थे, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, रिसर्च भी हैं और ये राइटर भी हैं और ये पब्लिश में भी काम करती हैं, पब्लिक पॉलिसीज़ में, ठीक है, फेमिनिस्ट भी हैं। तो अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, ये पुस्तक किसने लिखी है? मेरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट ने। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट तो अगला है, भारत में दहेज, ठीक है,
प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो भारत में दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 में पारित होता है। कब? 1961 में। कि इसके तहत दहेज लेना और दहेज देना दोनों पाप है। ठीक है, पाप नहीं है, अपराध है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन आ जाता है, कुछ लोगों का बिहेवियर ही ऐसा होता है जिसके कारण ना उनको दहेज लेना चाहिए। अब जैसे कुछ लड़की वाले खास तौर पे डिमांड करते हैं, जब भी मैं ही खुद कुछ लड़कियों को अपना मतलब फैमिलीज को बायोडाटा भेजा तो बोलते हैं नहीं नहीं, लड़का तो पसंद है लेकिन सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। अब ऐसे घर वालों को बताइए जो ऐसा डिमांड करते हैं कि नहीं सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए, ठीक है, तो वैसे लोगों को हम तो बोलेंगे कि भाई दहेज लो, हुमच के लो दहेज। ठीक है, आपको पहले चीज़ देखना चाहिए कि दहेज का जब भी बात आता है, ठीक है, कि लड़का का बिहेवियर कैसा है, उसका काम कैसा है, सबसे बड़ी चीज़ है बिहेवियर। ठीक है, इसको देखने की न के बजाय लड़का सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए, भले हो लाख गंजेड़ी हो, नशेड़ी हो, दारू पीता हो, लौंडियाबाज हो, कुछ भी हो, ये नहीं देखता है। नौकरी है तो सब क्षमा माफ। ऐसे लोगों को दहेज लेना चाहिए और ऐसे लोग ही क्या बोलते हैं चलिए बाद में गाढ़ा में डूबते हैं। ठीक है, तो दहेज लेना और देना पाप है वास्तव में। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग भी मैं भी दहेज नहीं लूँगा। ठीक है, चलिए आपको भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन लड़के लोग मानेंगे तब तो नेक्स्ट, हाँ देखिए, अगर लड़की के फादर पिता अगर व्यवहार देख के, ठीक है, लड़के का कैरियर देख के ब्याह करें, न कि ये देख के कि फैमिली कितना अमीर है। ठीक है, अपने लेवल के लोगों से शादी ब्याह चाहिए हो ना तो दहेज नहीं लेगा लड़का भी। नेक्स्ट, भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण कानून कब पास होता है? तो 2013 में। ये क्या होता है? देखिए, बहुत सारे महिलाएं ऑफिस जाती है और ऑफिस में उनके साथ जो है गलत व्यवहार किया जाता है। उन महिलाओं के साथ कुछ पुरुष गलत व्यवहार करते हैं, यौन उत्पीड़न करते हैं, तो इसके लिए एक कानून बनाया गया 2013 में। ठीक है, अगला आ जाता है महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2005। ये क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस जिसको बोलते हैं। अगर आप अपनी वाइफ को, ठीक है, अगर आप अपनी वाइफ को घर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या किसी प्रकार की मुसीबत झेलाते हैं ना, तो आपको घरेलू हिंसा का वायलेंस लगेगा। ठीक है, यानी कि आपको क्या लगेगा? आपको 6 महीना तक जेल खट सकते हैं घरेलू हिंसा के प्रताड़न में। ठीक है, तो महिला को नहीं मारना है समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। नेक्स्ट, अब एक दो झाप मार सकते हैं अगर गलती करेगा तो, लेकिन नहीं मारना चाहिए, बातचीत से ही निकालना चाहिए सॉल्यूशन। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब होती है? तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए 1992 में स्थापित की गई। ठीक है, अच्छा, बॉयज़ एंड गर्ल्स में एक चीज़ हम कॉमन चीज़ देखते हैं कि गर्ल्स जो है ना, जब उनके पास कोई बड़ा अचीवमेंट आ जाता है, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब लग गया, ठीक है, तो वो क्या करती हैं कि फिर अगर किसी के साथ लव वगैरह है तो वो जो है ना उसको छोड़ के उससे बड़ा पोजीशन देखने लगती है। मतलब गर्ल्स जो है ना हमेशा कहती कि डिजर्व मोर बेटर, जबकि बॉयज़ अपने बात पे अड़िग रहते हैं। 100 में 80 जन, 20 में कोई भी 20 को लड़का ऐसा भी मिल जाएगा जो बदल जाएगा और 20 को लड़की भी ऐसी मिल जाएगी जो बदल जाएगी। ठीक है, तो गर्ल्स को ये चीज़ होता है कि थोड़ा सा अपना पद और पोजीशन का घमंड भी हो जाता है। आपने सुने भी होंगे कि आए दिन, चलिए ये सब मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये हो जाता है अति सुंदरता। मैं माफ़ कीजिएगा, मैं गर्ल्स को मानता हूँ कि पूरी तरह से बराबरी करने का अधिकार है, लेकिन कुछ कुछ लड़कियाँ, कुछ कुछ महिलाएं इसका गलत प्रयोग करती हैं। ठीक है, उसको गलत प्रयोग नहीं करना है। आप लोग भी इसका गलत प्रयोग ना करें, जो आपको सुंदरता मिल रहा है उसका अच्छा उपयोग करें। ये सब आप बुक में लिख भी सकते हैं कि सुंदरता का कुछ महिलाएं गलत प्रयोग भी करती हैं, जिसके कारण इसका खामियाजा सारी महिलाओं को भुगतना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट, केडाव सम्मेलन किस वर्ष पारित हुआ? तो ये गर्ल्स वुमेन जेंडर इक्वलिटी को लेकर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था पूरे वर्ल्ड लेवल पे 1989 में, सॉरी 79 में। ठीक है, 1979, 1979, अरे यार 89 बोलते हैं, 79। ठीक है, अब आता है यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं।
लैंगिक, अच्छा 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। लैंगिक सशक्तिकरण मापक क्या है, ठीक है। जेंडर एम्पावरमेंट का मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो लैंगिक सशक्तिकरण मापक कैसे सूचकांक किया जाता है। देखिए, लैंगिक सशक्तिकरण जेंडर एम्पावरमेंट का मेजर जो है एक सूचकांक है जिसका उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है कि समाज में महिलाओं को कितनी शक्ति और अवसर प्राप्त है, ठीक है। इसके माध्यम से यह देखा जाता है कि महिलाएं किस किस क्षेत्र में आगे हैं, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में कितना है पार्टिसिपेशन, आर्थिक क्षेत्र में यानी कि बिजनेस कितनी कर रही हैं, सामाजिक क्षेत्र में कितनी पार्टिसिपेशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ को चेक किया जाता है। इसमें कुछ कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, जैसे कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, महिलाओं की आर्थिक स्थिति, निर्णय लेने में महिलाओं की क्या भूमिका है, और शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की क्या भागीदारी है। इस प्रकार जेम, ठीक है, सॉरी, यह दर्शाता है कि किसी देश या समाज में महिलाओं की स्थिति कितनी सशक्त है और उन्हें कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन था। अब आते हैं 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको 2 खड़ा पन्ना यानी कि 500 से अधिक शब्दों में आंसर करना है। बिल्कुल समझ गए ना, 2 खड़ा पन्ना मतलब 4 पेज, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, जेंडर की परिभाषा दीजिए और भारतीय पितृसत्तात्मक संरचना लैंगिक समानता के लिए चुनौती क्यों है, ये बताना है। देखिए, मैंने पितृसत्तात्मकता के बारे में आपको बताया था कि पितृसत्तात्मक मतलब पिता के वंशज से चला आ रहा होगा, पिता के वंशज से चला आ रहा को हम लोग बोलते हैं पितृसत्तात्मक। जैसे पिता की भूमिका इसमें ज़्यादा होती है, ठीक। सोसाइटी में कि कोई भी लड़का को पूछेगा किसका बेटा है तो वो अपने पिताजी का नाम बताता है, माँ का नाम नहीं बताता है, ठीक है। ये किसका लड़का है ना, उसी का लड़का है। किसका ना, जब कोई मान लीजिए कोई लड़का अच्छा काम करता है तो ककर बेटा लग रहे ओकर बेटा लग, ठीक। कुछ भी मान लीजिए कोई लड़का लड़की को भगा के लेते आया है चाहे कहीं पे धरा गया है, ठीक है, होता है ना अक्सर, तो फिर नाम किसका बदनाम होता है ना, बाप का नाम बदनाम होता है। तो ये क्या है, पिता के वंशज को हम लोग ज़्यादा वरीयता देते हैं, इसी को बोलते हैं पितृसत्तात्मकता। अब चलिए हम लोग किताबी भाषा में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। डिफाइन जेंडर, वाई इज द इंडियन पेट्रियार्की बोलते हैं, ठीक है। तो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर और चैलेंज टू जेंडर इक्वलिटी। देखिए, जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है, अभी मैंने बताया कि जेंडर जो है सोसाइटी के द्वारा बनाया जाता है और सेक्स जो है एक जैविक प्रक्रिया है, जबकि जेंडर एक सोशल स्ट्रक्चर है जिसमें समाज में महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार से वंचित रखा जाता है, ठीक। जो समाज द्वारा पुरुषों और महिलाओं के लिए निर्धारित भूमिका, व्यवहार, जिम्मेदारी और अपेक्षाओं को दर्शाता है। यह जैविक लिंग से अलग है क्योंकि जेंडर समाज और संस्कृति और परंपराओं के अनुसार बदल सकता है, ठीक है। मतलब हो सकता है हमारा जो समाज है और अमेरिका का समाज वो अलग हो सकता है हमारा समाज और अफगानिस्तान का समाज बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, अफगानिस्तान में मालूम है महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया है, ठीक है। वहाँ पे लेडी डॉक्टर से क्या बोलते हैं, यार सॉरी, बॉयस जेंट्स डॉक्टर से लेडीज़ फीमेल जो है अपना चेकअप नहीं करवा सकती, इतना कुछ है, ठीक है। अगर आपको जाना है पढ़ने तो बुर्खा लगा के जाएंगे अफगानिस्तान में, ठीक है। तो बहुत सारे देश ऐसा करते हैं कि जेंडर के नाम पे उनको जो है शोषण करते हैं उनका, ठीक है। जेंडर की अवधारणा, तो जेंडर सामाजिक निर्माण है, जेंडर समाज द्वारा निर्मित होता है। समाज यह तय करता है कि पुरुष और महिला किस प्रकार व्यवहार करेंगे, ठीक है। भूमिकाओं का निर्धारण, समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग क्या करता है, तो भूमिकाएं निर्धारित करता है। जैसे पुरुषों को कमाने वाला काम और महिलाओं को घर संभालने, बच्चे को संभालने का काम करना चाहिए। ये कौन निर्धारित किया है, सोसाइटी, समाज जो चलता आ रहा है, ठीक है। हालांकि मैं ये सब नहीं मानता हूँ यार, दोनों को ही काम करो, दोनों को ही संभालो, दोनों को ही खाना बनाओ, दोनों को मतलब मिलजुल के करो ना सब कुछ, ठीक है। समय और समाज के अनुसार परिवर्तन, जेंडर की भूमिकाएं समय और समाज के अनुसार बदलती रहती हैं। जेंडर यानी कि जो आपका लिंग की अवधारणा है सोसाइटी के अनुसार चेंज होते रहता है। जैसे प्राचीन काल में महिलाओं को इससे भी कम सुंदरता प्राप्त थी, परंतु आने वाले समय में इससे ज़्यादा सुंदरता प्राप्त होगा, ठीक है। तो यही है कि समय के साथ इसको बदलता रहना पड़ता है।
पहले महिलाओं को शिक्षा देने का अधिकार नहीं था। पहले महिलाओं के साथ सती प्रथा होता था, आपको मालूम है। पुरुषों को साथ उनको जलाया जाता था। जब पुरुष की हत्या हो गई या मृत्यु हो गई तो महिलाओं उनकी वाइफ को उसी के साथ चिता में जला दिया जाता था, ठीक है, जिसको सती कहा जाता था, सती प्रथा। तो समय के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के अधिकार और भूमिकाओं में परिवर्तन हो रहा है। भारतीय पितृसत्तात्मक संरचना, ठीक है, भारतीय समाज में लंबे समय से पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, यानी कि पुरुषों को अधिक अधिकार मिला है, शक्ति मिला है, और महिलाओं को कम अधिकार दिया गया है। जैसे मैंने बताया कि जब भी कोई नाम होगा तो पिता के नाम से जाना जाता है, बेटा, ठीक है, और जब भी कोई बदनामी होता है तो पिता का ही बदनामी होता है, ठीक है। महिलाओं की शिक्षा में कमी, कई स्थानों पर लड़कियों की शिक्षा को कम महत्व दिया जाता है। अच्छा, पितृसत्तात्मकता को और एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बढ़िया एग्जांपल, कि विवाह के पश्चात महिलाएं जो हैं पुरुषों के घर चली जाती हैं, जबकि पुरुष महिलाओं के घर नहीं जाता। एक आध गो होता है कि पुरुष जो, जिसको घर जमाई बोलते हैं, घर जमाई एक आध गो मिल जाता है, ठीक है। तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था अधिक है कि महिलाओं का पुरुषों के विवाह के पश्चात पुरुषों के घर में जाना, ठीक है, ये बोलते हैं पितृसत्तात्मकता। और जो पुरुष महिला विवाह के पश्चात महिला के घर में रहेंगे, जिसको घर जमाई बोलते हैं, ठीक है। शायद मणिपुर या मेघालय में ऐसा व्यवस्था है कि वहाँ पे पुरुष जो है महिलाओं के घर में जाकर रहती हैं। अजीब है ना। चलिए, घर जमाई बनिएगा, घर जमाई नहीं रे भाई, घर जमाई नहीं बनना है। नेक्स्ट, आर्थिक निर्भरता। अधिकांश महिलाएं आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। अधिकांश महिलाएं क्या हैं, आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर है। मतलब पति कमा के देगा तो खाएंगे, नहीं देगा तो फिर भूखे रह जाएंगे। नहीं, पति कमा के देगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, कपड़ा लत्ता लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो मतलब पूरी तरह से एक तरह से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कमाने का काम केवल और केवल पुरुषों को सौंप दिया गया है। कुछ महिलाएं इसका गलत फायदा भी उठाती है, ठीक है। मेरा कहना है कि भाई पैसा दोनों को ही कमाओ, खर्च दोनों को ही करो, बच्चे की परवरिश दोनों को ही करो, खाना दोनों को बनाओ, बर्तन दोनों को धो, कपड़ा दोनों को बनाओ, दोनों मतलब सबको पार्टिसिपेट करके रवानी यार, ठीक है। सामाजिक भेदभाव, समाज में लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक। जैसे घर में बेटा हुआ तो ज़्यादा खुशी मनाया जाएगा, बेटी हुआ तो कम खुशी मनाया जाएगा। खास तौर पे जो बूढ़ा बूढ़ी लोग होता है ना, उन लोग बहुत कुटना कुटनी है, ठीक है। घर में देखिएगा कि बेटी जन्म ले रहा है तो बेटा जन्म ले रहा है, बाप रे बाप, ठीक है। तो बेटी जन्म लेता है तो लगता है कि उन लोग को नहीं बेटा 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया गया। और बेटा जन्म लिया तो चलो 5 लाख 10 लाख रुपया आ गया, पैकेट में चेक मिल गया, नहीं। तो ऐसा सोचता है। खास तौर पे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, मतलब उनके माइंड में ऐसा बैठ ही गया है। नए ज़माने के लोग, हम लोग जैसे लोग तो नहीं सोचते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि समाज में भेदभाव हो रहा है महिलाओं के साथ। निर्णय लेने में भागीदारी, महिलाओं को परिवार और समाज में जब भी होता है कोई बड़ा बड़ा काम तो उनको निर्णय लेने नहीं दिया जाता है, ठीक है। निष्कर्ष, इस प्रकार भारतीय पितृसत्तात्मक व्यवस्था लैंगिक समानता के मार्ग में एक बड़ी बाधक है और समाज में समानता स्थापित करने के लिए महिलाओं को शिक्षा का अधिकार अवसर प्रदान करना आवश्यक है, ठीक है। शिक्षा दीक्षा देना बहुत जरूरी है। पहले की महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं क्या बोलती हैं, कितने जब पढ़वे लास्ट तो चूल्हा फूके भे तो, ठीक है। मैं खोटा भाषा में बोल के आपको बता दे रहा हूँ, क्या करोगी पढ़ लिख के, लास्ट में चूल्हा फूकना होगा, नहीं। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई भी पहले की महिलाओं को कम किया गया है। मेरी मम्मी एक भी क्लास नहीं पढ़ी है, मेरे पिताजी भी एक भी क्लास नहीं पढ़े हैं। चलिए, हो सकता है आपके भी मम्मी पापा एक भी क्लास नहीं पढ़े हैं, बट मैं पीजी क्वालिफाइड हूँ, बीएड कर रहा हूँ, और 1-2 साल के बाद में, हाँ 2 साल के बाद मैं पीएचडी भी करूँगा। चलिए, लैंगिक समानता की परिभाषा दें, समाज में इसके महत्व पर प्रकाश डालें। लैंगिक समानता की परिभाषा देना है, समाज में इसके महत्व पर प्रकाश देना है कि क्यों जेंडर इक्वलिटी इम्पोर्टेंट है। डिफाइन जेंडर इक्वलिटी, थ्रो लाइट ऑन इट्स इम्पोर्टेंट इन सोसाइटी। देखिए, लैंगिक समानता का अर्थ क्या है कि पुरुष और महिलाओं को समान अवसर मिले, समान अधिकार मिले, हर चीज़ की सुविधा हो दोनों को, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। लैंगिक समानता का महत्व क्या है, तो सामाजिक न्याय, ठीक, सोशल जस्टिस। लैंगिक समानता समाज में न्याय और समानता स्थापित करने में मदद करती है। इसके अलावा क्या है, तो महिलाओं का सशक्तिकरण, ठीक,
जब महिलाओं को समान अधिकार मिलता है तो वे आत्मनिर्भर बनती हैं, ठीक है। खुद के हक पे क्या कर सकती है, कुछ ना कुछ अपने फैमिली के लिए ला सकती हैं, अपने बच्चे के लिए ला सकते हैं, खुद के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ कर सकती हैं। हाँ, लेकिन कुछ महिलाएं इसी का गलत फ़ायदा उठाने लगती हैं, ठीक है। जैसे मैं अपने पैसे को जो भी करूँ वो मेरी मर्जी, बाप रे बाप, इतना घमंड इसमें झलकता है ना, ठीक है। कुछ महिलाएं कमाती हैं और इतना घमंड करेंगी अपने कमाई पे कि उस वो पति को, हस्बैंड को कुछ वैल्यू नहीं देती, ठीक है। और कुछ महिलाएं तो ऐसी भी होती है कि जब कमाने लगती हैं तो अपने पति को ही छोड़ देती हैं, किसी गैर मर्द के साथ जो ज़्यादा कमाता है उसके साथ चली जाती हैं। तो ये सब गलत फ़ायदा उठाती है एक दो महिलाएं, और इसका भरपाई पूरे महिला समाज को बदनामी करके चुकाना पड़ता है ना। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। आर्थिक विकास, महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से देश की आर्थिक प्रगति होती है, शिक्षा का विकास होता है, लैंगिक समानता से लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, सामाजिक संतुलन होता है, ठीक। पुरुष और महिला दोनों का समान योगदान होता है। इससे क्या होता है कि हस्बैंड पे भी ज़्यादा पैसे का प्रेशर नहीं पड़ता है। अगर महिला मान लीजिए घर में सिलाई बुनाई का काम कर रही है, ठीक है, या बेकरी बना रही है, या कुछ काम एक्स्ट्रा काम कर रही है, ट्यूशन पढ़ा रही है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हस्बैंड को भी ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, ठीक, परेशानी नहीं होता है कि चलो भाई पैसा कम रहेगा तो ये थोड़ा अपना मेंटेन कर देगी, ठीक है। ऐसा बिहेवियर होना चाहिए। नेक्स्ट, परिवार, अर्थव्यवस्था, धार्मिक शिक्षा, राजनीति, ठीक है, संस्थाएं लैंगिक असमानता किस प्रकार बढ़ावा देती हैं ये बताना है। देखिए, समाज की कई संस्थाएं जैसे कि परिवार हो गया, ठीक, अर्थव्यवस्था, धर्म, राजनीति, लैंगिक समानता और असमानता, इन दोनों में क्या है, तो समाज में कैसी ये भूमिकाएं रखती हैं ये चीज़ आपको बताना है। सबसे पहले आते हैं परिवार पे, फैमिली। कई परिवारों में क्या होता है कि लड़के को अधिक महत्व दिया जाता है। देखिएगा कि लड़के को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएगा और लड़की को भेज देगा सरकारी स्कूल में। अगर आप देखे होंगे अपने गौर गांव घर में, बगल कर गौर करके, लड़कियों को शिक्षा और स्वतंत्रता कम मिलती है। लड़का को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया, लड़की को घरे में पढ़ा रहा है, ठीक है। लड़की में कई जगह हम देखें कि लड़की को 12th पास करवाने के बाद छोड़ दिया, पढ़ाना लिखाना ही छोड़ दिया, उसको शादी करो और भगाओ इसको, यही समझ लिया है ना। लेकिन मुझे लगता है कि 21 साल के पहले शादी नहीं होना चाहिए, और अगर शादी भी कर लेते हैं तो पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए और फैमिली प्लानिंग मत कीजिए। कम से कम आफ्टर 21 ईयर, 21 साल के बाद ही आप अपना फैमिली का प्लानिंग करें, ठीक है। फैमिली प्लानिंग मतलब समझते हैं ना जी, हाँ, 2 से 3 होना। अर्थव्यवस्था, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है, रोजगार के अवसर भी कम मिलते हैं महिलाओं को, ठीक। धार्मिक शिक्षा, कई धार्मिक परंपराओं में महिलाओं को पुरुषों से कम महत्व दिया जाता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कई सारे मंदिर हैं, हमारे यहाँ पे भी एक मंदिर है, माँ मंगल चंडी मंदिर बोलते हैं, खुद मंगल चंडी माता का मंदिर है, ठीक है, माँ मंगल चंडी, लेकिन वहाँ पे पुरुष जाता है लेकिन महिलाएं नहीं प्रवेश कर सकती उस मंदिर में। तो कई ऐसी मंदिर हैं जहाँ पे पुरुष प्रवेश कर सकते हैं, बट महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, वहाँ पे महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती। राजनीतिक संस्थाएं, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम होती थी, लेकिन इसीलिए गवर्नमेंट ने किया क्या, भारत गवर्नमेंट ने, कि 50% महिला होना चाहिए, ठीक है। जितना भी सीट है उसका 50% महिलाएं पार्टिसिपेट होंगी, रिजर्वेशन कर दिया। इसलिए अब महिलाओं को अक्सर क्या होता है कि खड़ा कौन होती है, महिला, ठीक है, श्रीमती जी खड़ा होती है और उसके हस्बैंड आके हक जमाने लगते हैं, सारा काम वो इसके हस्बैंड करते हैं, ठीक है। राजनीतिक संस्थाएं, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम होती है, निर्णय लेने वाले पदों पर पुरुष का प्रभुत्व रहता है। इसका आज भारत के जो प्रथम नागरिक हैं, भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है, देश का राष्ट्रपति, ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। आज कौन है, एक महिला है। एक महिला कौन, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। नेक्स्ट, इन संस्थाओं में सुधार लाकर ही लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाएगा और असमानता को कम किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए महिलाओं को शिक्षित करना होगा और पुरुष को अपनी मनोवृत्ति को थोड़ा सा चेंज करना होगा, ठीक है।
आगे देख लेते हैं, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्णन करना है कि कौन कौन से इंटरनेशनल लेवल पे सम्मेलन हुआ है जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है। तो देखिए, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और समझौते किए गए हैं। प्रमुख सम्मेलन पहला जाता है, क्या है, इसको केडाव सम्मेलन बोलेंगे, 1979 1979। यह महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। ठीक, फिर होता है बीजिंग सम्मेलन। ठीक, बीजिंग आप मालूम है चाइना में है। इस सम्मेलन में महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। ठीक है, कब ये हुआ है, 1995 में चीन में। नेक्स्ट आता है 1985। 1985 इसमें संयुक्त राष्ट्र महिला दशक मनाया गया 10 साल। 1975 से 85, दशक मतलब ये होता है 10 साल। इस अवधि में महिलाओं के विकास और समानता पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है, 10 साल में। कहाँ पे, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। नेक्स्ट आता है सतत विकास लक्ष्य, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसको बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य में लैंगिक समानता को प्रमुख स्थान दिया गया। निष्कर्ष, निष्कर्ष के रूप में यहाँ पे देखिए, इन सम्मेलनों ने सॉरी यार, मुझे ना प्यास लग गया है और भूख भी लग गया है। इन सम्मेलनों में विश्व भर में महिलाओं के अधिकार और सम्मान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको याद है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, मीडिया में महिलाओं की नकारात्मक प्रस्तुति या लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा मिल रहा है, आपको मालूम है ना। चलिए, तो नेगेटिव जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है ऑफ वुमेन इन द मीडिया इन इंक्रीजिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्राइब। तो चलिए देख रहे हैं कि मीडिया में महिलाओं की नकारात्मक जो प्रस्तुति हो रही है या लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा मिल रही है, इसके बारे में क्या कारण है। सबसे पहले यहाँ पे पढ़िए कि मीडिया समाज का महत्वपूर्ण माध्यम है जो लोगों को बताता है, ठीक है, कि आज क्या हुआ, कल क्या हो रहा है, क्या पिछले टाइम हुआ था। मीडिया हमें क्या बताती है, करंट ताज़ा खबर बताती है ना। सोच और दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। जब मीडिया में महिलाओं की नकारात्मक छवि दिखाई जाती है तो इससे समाज में लैंगिक भेदभाव बढ़ता है। ठीक है, नकारात्मक प्रस्तुति, महिलाओं को कमज़ोर और निर्भय दर्शाया जाता है। ठीक, अच्छा, मीडिया का एक बुरा प्रभाव ये भी है कि वो लोग जो है ना धर्म में लड़ा देता है, हालांकि वो चीज़ हमें नहीं पढ़ना है यहाँ पे। कई विज्ञापनों में महिलाओं को केवल वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मैं इसका विरोध करूँगा कि महिलाएं छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, जैसे कि वन पीस पहन के महिलाओं का घूमना। वन पीस क्या होता है मालूम है, एक दिन मैं गया था एक दोस्त के घर, तो बोले कि ये क्या पहने आप, तो बोलते इसको वन पीस बोलते हैं। बाप रे बाप, एक दो सप्ताह पहले ही मुझे पता चला कि इसको वन पीस बोलते हैं। कुछ लड़कियां इस तरह से कपड़ा पहनती हैं, मतलब ये देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ये हो गया, हाँ। तो ये जो होता है एक ही को ड्रेस होता है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये जांग तक ही आता है, इस ड्रेस को बोलते हैं वन पीस। ठीक है, ये जो ड्रेस आएगा ये ड्रेस है, एक ही को ड्रेस यहीं तक। ठीक है, वन पीस इसी को बोलते हैं। ठीक, ये पूरा जांग यहाँ मतलब एकदम जांग तक दिखता है, जैसे हम लोग जांघिया पहनते हैं ना बॉयज़ लोग। ठीक है, तो उतना ही दूर तक आता है यार वन पीस। ठीक है, तो मैं बोल दिया उस लड़की को नहीं कि वन पीस पहन के ना ये सब बाहर मत घुमा कीजिए। सॉरी, आपको बुरा लगा होगा, लेकिन मैंने डायरेक्टली बोल दिया। ठीक है, तो मैं तो देखिए छोटे कपड़े पहन के घूमना महिलाओं के लिए आपको लगता है कि ये फैशन है, लेकिन बॉयज़ का जो निगाह होता है ना वो चील की नज़र होती है, गिद्ध की नज़र। ठीक है, वो नज़र देखने से उसके कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जिसके कारण बॉयज़ का जो होता है वो थोड़ा सा मतलब वो माइंड ही उसका चेंज होने लगता है उसके प्रति। ठीक है, और फिर इसका कारण आप समझ सकते हैं बायोलॉजिकल है। तो इसलिए गर्ल्स को छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ये मैं खुद भी बोलूँगा। ठीक है, इसको मैं आज्ञा नहीं दूंगा कि आप लोग छोटे छोटे कपड़े पहने, वन पीस पहने या फिर फटा हुआ जीन्स पहने। ठीक है, या फिर ऐसे कपड़े पहने जिससे आपका कि प्राइवेट पार्ट्स, समझ रहे हैं ना, दिखे। ठीक है, ऐसा कपड़ा मत पहनिए। मैं सॉरी, आई
सब चीज़ों के लिए मैं एक्सेस आपको नहीं दूंगा और इसका मैं विरोध भी करता हूँ, ठीक है। खुद मेरी सिस्टर या मेरी वाइफ अगर ऐसा करना चाहेगी तो मैं साफ इनकार कर दूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को मैं बढ़ावा नहीं दूंगा। खुद इन फ्यूचर अपना बेटा बेटी होगा, आप भी को भी खुद लगे कि नहीं, ये सब नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो वन पीस वगैरह मत पहनिए, जीन्स पहनिए, टॉप पहनिए, वो सब मैं मानता हूँ, और लेकिन ओढ़नी रह पहनिए साथ में, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप समझ रहे बात को, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं वो बॉयज़ को अट्रैक्ट करते हैं। आप माने या ना माने, हर बॉयज़ इस बात को मानता है, ठीक है। इसलिए मैं एक निर्लज व्यक्ति की तरह आपको बता रहा हूँ। एक टीचर जो होता है एक निर्लज होता है, ठीक है। वो लाज भय करेगा तब तो फिर आप लोग का पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो गर्ल्स ध्यान दीजिएगा आप मेरी इस बात को, कुछ ऐसा कपड़ा पहने जो आपको प्राइवेट पार्ट को शो ना करे, ठीक है। चलिए, ओढ़नी पहनिए साथ में। भारत में ओढ़नी का बहुत प्रचलन है। महिलाओं को कमज़ोर और निर्भय दिखाया गया है। कई ये हो गया प्रभाव, समाज में गलत धारणाएं बनती हैं, महिलाओं के प्रति सम्मान कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, समाधान क्या है? अच्छा, कुछ महिलाओं को मैंने देखा है कि दिन में भी वो नाइटी पहन के घूमने लगती हैं। सबको आप लिख सकते हैं, जब ज़्यादा सुंदरता मिल जाता तो इस नाइटी किसके लिए है? नाइटी मतलब ही है नाइट, रात के लिए। और ख़ास तौर पे नाइटी को रात में पहनना चाहिए, और या फिर जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको पहनना चाहिए, क्योंकि उनको साड़ी वगैरह या फिर ड्रेस वगैरह पहनने में उनको दिक्कत होता है। तो इसके बजाय क्या करती कि नाइटी सब कोई पहनने लगता है। अरे भाई, नाइटी हर किसी को नहीं पहनना चाहिए, नाइटी केवल रात के लिए होता है, ठीक है, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडी होता है उनके लिए। लेकिन गर्ल्स इसका गलत फ़ायदा उठाने लगती हैं, मतलब हर कोई नाइटी पहन के घूम रहा है। चलिए, क्या बोलिएगा, जिसको ऐसा करने के मन कीजिए यार। महिलाओं मीडिया को महिलाओं की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करनी चाहिए। ये भी बात सही है कि मीडिया को महिलाओं की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करनी चाहिए। महिलाओं की उपलब्धियों को दिखाना चाहिए, ठीक है, जैसे कि मैरी कॉम आपको मालूम है, ठीक है, उसके बारे में बताना चाहिए। और भी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कि आज वर्ल्ड लेवल पे नाम कमा रही हैं, ठीक है। आपको मालूम है इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में अभी जो है महिलाएं जा रही हैं, ठीक है। तो इसको भी दिखाना चाहिए। सकारात्मक मीडिया प्रस्तुति से लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, भारतीय संविधान में लैंगिक समानता के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं ये बताने हैं। डिस्क्राइब द प्रोविज़न फॉर जेंडर इक्वलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 14 जो है सभी नागरिकों को समानता, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या थर्ड जेंडर हो, ठीक है। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते आप किसी महिला पुरुष को। अनुच्छेद 16, सरकारी नौकरियों में समानता। अनुच्छेद मतलब सरकारी नौकरी में पुरुष और महिला दोनों को समान अवसर मिलेगा। पुरुष और महिला दोनों के लिए समान वेतन का प्रावधान है अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 42 बोलता है कि महिला के लिए सुरक्षित और मानवीय कार्य की परिस्थितियां हों, ठीक। निष्कर्ष, भारतीय संविधान में लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रावधान किया गया है। अब जैसे आप यहाँ पे पूरा और डिटेल मिल सकते हैं कि भारत अनुच्छेद 42, महिलाओं के लिए सुरक्षित और मानवीय कार्य की परिस्थितियाँ हों, मतलब अगर महिला काम कर रही है तो उसको कम थोड़ा सा वजन दिया जाए, ठीक, उसको हार्ड काम करने ना दिया जाए, ठीक। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। ऑफिस में है तो उसको वैसा ही काम दिया जाए जो महिलाओं के लायक हो। ओके, फील्ड का काम है तो पुरुष को भेजे, फील्ड मतलब बाहर घूमने का काम है तो। राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना, शक्तियों और कार्यों का वर्णन करें। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग और झारखंड में है राजकीय महिला आयोग। प्रत्येक राज्य में एक राजकीय महिला आयोग है और पूरे देश में एक राष्ट्रीय महिला आयोग है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि 1992 में इसकी स्थापना की गई है, राष्ट्रीय महिला आयोग की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके विकास के लिए स्थापित की गई एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना 1992 में की गई और इसी के तर्ज पे प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक राज्य के महिला आयोग की स्थापना की गई है, ठीक है। इसको भी आप लिख दीजिएगा। जैसे झारखंड राज्य में झारखंड राज्य के महिला आयोग है। इसकी जो संरचना है, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 5 सदस्य होते हैं और एक सचिव होता है, सेक्रेटरी वो होता है। शक्तियाँ क्या क्या है इनकी? तो महिलाओं से संबंधित शिकायतों की जांच करना, सरकार को सुझाव देना और महिलाओं के अधिकार की रक्षा करना। काम क्या क्या करते हैं ये? तो महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं के कल्याण से संबंधित योजनाओं को लाना, ठीक है, ये इनका काम करते हैं। निष्कर्ष, चलिए
राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकार की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाकी डिटेल में आप अपना अपना वीडियो देख लीजिएगा। ज्ञान सागर ऐप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पानी बूंदा पानी काले रे आज बरसे। गाना गाने का मुझे बहुत शौक है, गाता हूँ अपने ओर से, स्टेज पे नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये है ज्ञान सागर ऐप और इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप के बारे में जान लीजिए। 60 रुपया में 4 साल तक इसमें आपको नोट्स दिया जाता है। ऐप को ओपन करेंगे तो इस तरह से आ जाता है, फिर सामुंडा का लोगो, फिर ऐप ओपन हो जाता है। आपको क्रिएट करना है, आपका ऐप इस तरह से ओपन हो जाएगा। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे नाम और फ़ोन नंबर देने का आएगा। अपना नाम डालिएगा, फ़ोन नंबर डालिएगा, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। नाम और फ़ोन नंबर देके इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा और लॉगिन हो जाएगा। फिर आपका ऐप ओपन इस तरह से हो जाएगा। आपको क्लिक करना है यहाँ पे ऑल कोर्स में। ऑल कोर्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से बहुत सारा ऐप आ जाएगा। आपको SKMU दुमका का कोर्स ले लेना है, या रांची यूनिवर्सिटी से हैं तो रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स ले लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही कोर्स ले लीजिएगा, यहाँ पे आएगा स्टार्ट लर्निंग। स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। ये 4 साल के लिए रहेगा। कोर्स का दाम है 60 रुपया, सिर्फ 60 टका में 4 साल तक कंप्लीट ग्रेजुएशन हर एक पेपर का नोट्स मिलेगा। सभी पेपर का नोट्स मिलेगा 4 साल तक, सिर्फ 60 रुपया में। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से यहाँ पे फिर खुल जाएगा जिस सेमेस्टर का आपको देखना हो। सपोज दैट आप सेमेस्टर 1 का देखना चाहते हैं तो सेमेस्टर 1 में क्लिक करेंगे। फिर ये इस तरह से खुल जाएगा। मेजर पेपर, माइनर पेपर, MDC पेपर, MCTA पेपर, जो पेपर चाहिए वो खुल जाएगा इस तरह से। समझ गए ना। और अभी जैसे SKMU दुमका की एग्ज़ाम चल रहा है तो ये MDC पेपर का जो है जेंडर स्टडी कब होगा, देखिए ये पेपर आपका मैं दिखा दे रहा हूँ। हो सकता है दूसरे यूनिवर्सिटी वाले देख रहे हैं तो इसको आप वीडियो को एंड कर सकते हैं यहीं से। ये MDC पेपर ग्रुप A का एग्ज़ाम 13 तारीख फर्स्ट सिटिंग में है और ग्रुप B का सेकंड सिटिंग में। आप देखिए यहाँ पे ग्रुप A में आता है या नहीं। तो ये है ग्रुप A। ग्रुप A में आपको जेंडर स्टडी देखने को मिलता है कहीं पे, लास्ट में देखिए यहाँ पे आपका आ जाता है ये वाला कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड GST। ये ग्रुप A में आता है, मतलब जो लोग मैथ रखा है और GST रखा है उनका ग्रुप A में है। ग्रुप B में देखिए आपका जेंडर स्टडी है। जेंडर स्टडी आपका ग्रुप B में है, यानी कि सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम होगा आपका। ग्रुप B में आ गया ना, ये ग्रुप B में देखिए यहाँ पे ग्रुप B में है ये लास्ट में। यानी कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा कल सेकेंड सिटिंग में। 13 तारीख को सेकेंड सिटिंग में आपका एग्ज़ाम होगा। 13 तारीख सेकेंड सिटिंग ग्रुप B, ठीक है। 13 तारीख को 13 तारीख के सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम होगा आपका जेंडर स्टडी का। ओके भाई, जिनको ऐप चाहिए खरीद लीजिएगा। 60 रुपया एक बार खाने बैठेंगे तो उससे ज़्यादा तो खर्चा हो जाता है यार। चलिए फिर भी नहीं बोलूँगा जो खरीद लेंगे तो पक्का आपका फ़ायदा ही रहेगा, पक्का, झूठ नहीं बोलता हूँ यार। बाय।